दोस्तों, जब किसी सीरीज के टाइटल में मर्डर शब्द आता है तो हमारा दिमाग तुरंत एक मर्डर मिस्ट्री की तरफ भागता है। कुछ मर्डर्स, कुछ सस्पेक्ट और अंत में कोई चौंकाने वाला कातिल। लेकिन मंडला मर्डर सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी दुनिया के दरवाजे खुलती है जो डरावनी भी है, रहस्यमयी भी है और कहीं ना कहीं बहुत ही असली भी लगती है। कहानी इतनी टेढ़ी है कि आप हर एपिसोड के बाद खुद से सवाल करने लगेंगे, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मंडला मर्डर्स वेब सीरीज को। वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1952 के चरणदासपुर गांव से, जहां पर हमें रुक्मणी देवी को दिखाया जाता है जो कि अपने एक यस्त यंत्र को चला रही होती है। मालूम चलता है कि रुक्मणी के साथ बहुत सारे लोग हैं और रुक्मणी जो है वो उस यंत्र से एक मानव शरीर बना रही होती है और ये मानव शरीर जो है वो अलग अलग लोगों के अंगों से मिलकर बना है। इस समय का रुक्मणी और उसके लोगों ने बहुत सालों तक इंतजार किया है और आज उन्हें ये करने का मौका मिला है। लेकिन दूसरी तरफ गांव वाले जो है वो भड़के हुए हैं, क्योंकि कुछ समय से ही गांव में बहुत सारे लोगों की जानें जा रही है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये दरअसल में रुक्मणी के काले जादू की वजह से हो रही है, जिस वजह से वो रुक्मणी और उसके काले जादू के साथ साथ सारे लोगों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ये बात रुक्मणी को मालूम चल जाती है। तो अब गांव के सभी लोग जो है वो रुक्मणी के यहाँ पर आने वाले थे और अब रुक्मणी के पास बहुत कम समय बचा हुआ है उस शरीर को जिंदा करने के लिए। तो रुक्मणी अपने सभी लोगों से कह देती है कि ये एक आखिरी समय है, अपना पूरा जोर लगा दो क्योंकि इसके बाद हमें सदियों तक समय नहीं मिलने वाला है। गांव के लोगों को यहाँ पर रुक्मणी के लोग रोकने लगते हैं। दूसरी तरफ यहाँ एक मणि होती है जिसे रुक्मणी उस मानव शरीर की छाती पर लगा देती है, लेकिन तभी अचानक से उस मानव शरीर में आग लग जाती है, जिस वजह से यहाँ पर रुक्मणी का सपना अधूरा रह जाता है और अब रुक्मणी को यहाँ से जाना पड़ता है। वो अपने साथ उस यंत्र और उस मणि को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हमें विक्रम को दिखाया जाता है। मालूम चलता है कि विक्रम एक पुलिस वाला है जो कि दिल्ली में काम किया करता था, लेकिन अब वो सस्पेंड हो चुका है और अब वो दिल्ली से अपने गांव मतलब कि चरणदासपुर आ रहा है। जब वो अपने पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन पर मौजूद था तभी उसकी नजर एक क्यूट से कपल पर पड़ती है और उसे देखकर यहाँ पर विक्रम को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आने लगती है, जो कि शायद अब उसके साथ नहीं रहती है। तो अब विक्रम अपने पिताजी के साथ दिल्ली से वापस चरणदासपुर आने लगता है और उसी कंपार्टमेंट में हम देखते हैं अभिषेक नाम के बंदे को, जो कि विक्रम को हाल ही में बाहर एक लड़की के साथ मिला है। और यहाँ पर हमें ये बात भी मालूम चलती है कि दरअसल में अभिषेक एक रिपोर्टर है और वो भी चरणदासपुर ही जा रहा है। यहाँ पर विक्रम एक चीज नोटिस करता है कि अभिषेक का अंगूठा नहीं है, जिसके बाद विक्रम और उसके पिताजी अपने गांव चरणदासपुर आ जाते हैं अपने घर पर, जो कि वो बहुत सालों बाद आए थे। जब दोनों ही अपने घर पहुंचे तो उन दोनों को ही पुरानी यादें याद आने लगती है, जिसमें हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब विक्रम और उसकी फैमिली जो है वो काफी हैप्पी रहा करती थी। उस वक्त विक्रम के ऊपर माँ का साया भी था और उसका एक छोटा भाई पवन भी था। लेकिन एक दिन जब विक्रम और पवन अपनी स्कूटी से कहीं पर जा रहे होते हैं तभी अचानक से उनकी स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से पवन को बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आ जाती है। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि पवन तब नहीं बच पाया था। वो इस गम से ठीक तरह से उभरे भी नहीं थे कि तभी उन्हें एक बात और मालूम चली कि विक्रम की माँ भी उन्हें छोड़कर जा चुकी है। उनका कोई भी अता पता नहीं है कि अब वो कहाँ पर मौजूद है। तो 20 साल पहले विक्रम के भाई की मौत हो चुकी थी और 20 साल से विक्रम की माँ लापता है। जिसके बाद हमें वेंकट नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अभिषेक के पास कॉल करता है। वो उसे बताता है कि मुख्यमंत्री के कुछ लोग हैं जो कि सुजय और विजय के साथ डील कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर अभिषेक तुरंत ही उस जगह पर पहुंचता है जहां पर की डील चल रही होती है। वो तुरंत वहां पर पहुंचकर वहां की फोटोग्राफ खींचने लगता है। मालूम चलता है कि सुजय और विजय जो है वो मुख्यमंत्री के उस आदमी से 30 करोड़ रुपए की डील कर रहे थे और उन्हें अभिषेक के बारे में भी मालूम चल गया था कि वो फोटो खींच रहा है, जिस वजह से वो उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन अभिषेक यहाँ पर उन लोगों से किसी तरह से बच जाता है। और अब अगले दिन हमें दिखाए जाते हैं प्रमोद साहनी को, जो कि विक्रम के बचपन के दोस्त हैं। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मालूम चलता है कि प्रमोद साहनी भी एक पुलिस इंस्पेक्टर है और वो बहुत खुश है कि विक्रम सस्पेंड होकर यहाँ पर आ गया ताकि अब दोनों को कुछ वक्त साथ में बिताने का मौका मिलेगा। और उस वक्त हम देखते हैं कि विक्रम के पिताजी जो है वो नदी में स्नान कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक डेड बॉडी जो है वो विक्रम के पिताजी के पास आती है, जिसके माथे पर एक चक्र सा निशान था और उसके मुंह से सारे अंग जो है वो चिपके हुए थे,
जो देखकर विक्रम के पिताजी पूरी तरह से डर जाते हैं। अब क्योंकि विक्रम और साहनी पुलिस इंस्पेक्टर है, इसलिए वो अपना दिमाग लगाने लगते हैं और तभी विक्रम को उसके माथे पर बने निशान के ऊपर नजर पड़ती है। विक्रम को याद आता है कि ऐसे निशान को उसने पहले भी कभी देखा है। वो तुरंत ही अपने घर पहुंचा और अपने माँ के बटुए को चेक किया जिसमें एक सिक्का था और उस सिक्के पर भी ऐसा ही निशान बना हुआ था। अब रात को विक्रम और साहनी जब दोनों बैठे हुए थे तब विक्रम साहनी को ये बात बताता है और वो उसे ये भी बताता है कि मैं अपनी माँ को हमेशा ढूंढना चाहता था। उसे ऐसा हमेशा लगता था कि मेरे पिताजी ने माँ को ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद माँ अपनी मर्जी से गायब हुई है। तब साहनी बताता है कि मुझे तेरे घर में हमेशा बेटे की तरह प्यार मिला है, इसलिए मैं अभी भी चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर आंटी को ढूंढें। जिसके बाद हमें अनन्या भारद्वाज को दिखाई जाती है जो कि एक पॉलिटिशियन है और उनके एरिया में उनका अच्छा खासा दबदबा भी है। उन्हें पॉलिटिक्स के दांवपेच खेलना बहुत ही अच्छे से आता है। साथ ही हमें अनन्या भारद्वाज के पति जयराज भारद्वाज को दिखाया जाता है जिनकी आधी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो चुकी है, मतलब कि कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता है, लेकिन जयराज की जबान बहुत चलती है। जयराज और अनन्या के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है और जयराज अनन्या की जगह लेना चाहता है, लेकिन पैरालाइज होने की वजह से ये हो न सका। तो भाई अनन्या की पॉलिटिक्स में अच्छी पकड़ है, जल्दी उसे एमएलए के लिए टिकट भी मिलने वाली है। तो जो फोटोज अभिषेक ने खींची थी वो सारी फोटोज यहाँ प्रमोद साहनी के पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन प्रमोद को जब मालूम चला कि इन सब के पीछे सुजय और विजय का हाथ है तो वो इनसे दूर ही रहना चाहते हैं। जिसके बाद हमें सुजय विजय की फैमिली को दिखाया जाता है। सुजय विजय की फैमिली भी दरअसल में एक पॉलिटिकल फैमिली है और सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि सुजय विजय ने ही अभिषेक को मरवाया है, लेकिन इनकी बातों से साफ हो जाता है कि उन लोगों ने तो अभिषेक को नहीं मरवाया है। सुजय विजय का एक और भाई भी है जिसका नाम बंटी है और सभी लोग यहाँ पर अम्मा की बहुत बात मानते हैं। दरअसल में सुजय विजय की फैमिली थोड़ी बाहुबली टाइप है। जिसके बाद हमें विक्रम और अनन्या को देख पाते हैं। मालूम चलता है कि विक्रम हाल ही में चरणदासपुर आया है, जिसके बारे में अनन्या को मालूम चला है। दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, वो इसलिए क्योंकि दरअसल में कविता जो है वो अनन्या की बहन है और हमें कविता के बारे में यहीं पर मालूम चलता है कि वो कोमा में है। बात कुछ ऐसी है कि कविता और विक्रम के ऊपर एक अटैक हुआ था, जिस वजह से कविता जो है वो कोमा में चली गई थी और अभी तक वो बाहर नहीं आ पाई है। लेकिन विक्रम जो है वो अनन्या को कविता से भी पहले से जानता है। अब अनन्या जब अपने असिस्टेंट वेंकट के साथ कहीं पर जा रही होती है तब अनन्या वेंकट से कहती है कि जो अभिषेक का मर्डर हुआ है उसके पीछे सुजय और विजय को अरेस्ट करवा दो और बंटी के पास ये खबर पहुंचा दो कि पुलिस उनका एनकाउंटर करने वाली है। बात कुछ ऐसी है कि बंटी जो है वो थोड़ा बददिमाग है, जिस वजह से अनन्या ने ये चाल चली है। तो अब पुलिस वाले सुजय और विजय को अरेस्ट कर लेते हैं। वो उसे जब पुलिस स्टेशन ला रहे होते हैं कि तभी एक कार से यहाँ पर बंटी आ जाता है और वो यहाँ सुजय और विजय को बताता है कि पुलिस जो है वो आज उनका एनकाउंटर करने वाली है, जिस वजह से सुजय विजय के लोग और पुलिस वालों के बीच में गोलीबारी शुरू हो जाती है और इसी गोलीबारी में एक कांस्टेबल मारा जाता है। अब आगे हम देखते हैं अनन्या भारद्वाज को, जो कि सीएम के पास आती है। सीएम को बहुत अच्छे से मालूम है कि हाल ही में पुलिस वालों के ऊपर जो अटैक हुआ है उस सब के बारे में अनन्या को बहुत अच्छे से मालूम है और तो उन्हें ये भी मालूम है कि इन सब में उसका भी जरूर हाथ होगा। तब अनन्या यहाँ पर सीएम को कुछ फोटोग्राफ्स देती है और बताती है कि ये फोटोग्राफ्स अभिषेक ने खींचे थे। इस फोटोग्राफ में सुजय विजय के साथ जो डील कर रहा है वो सीएम का आदमी है और सीएम का आदमी 30 करोड़ की डील खुद के लिए तो नहीं कर रहा होगा, वो जरूर आपके लिए ही कर रहा होगा, जिससे कि आप फंस सकते हैं। इसलिए वो सीएम की पार्टी से एमएलए की टिकट की मांग करती है। जिसके बाद हमें रिया थॉमस को दिखाया जाता है, जो कि सीबीआई के एक ऑफिसर है। वो अपने काम को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट है और बहुत ही इंटेलिजेंट भी। जब रिया के पास कोई केस आता है तो वो उसमें पूरी जी जान लगा देती है। वो 15-15, 20-20 घंटे लगातार काम करती है और हाल ही में मालूम चला है कि रिया का प्रमोशन हो चुका है और अब उसे स्पेशल ऑप्स की टीम में जाना पड़ेगा। लेकिन इससे रिया पूरी तरह से नाखुश है, क्योंकि वो चाहती है कि वो फिर से फील्ड पर काम करे। लेकिन पिछले कुछ 2 साल पहले उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हो चुका है जिस वजह से वो फील्ड पर काम नहीं कर पा रही है। उसे हर वक्त एक लड़की दिखाई पड़ती है। लेकिन रिया को चरणदासपुर के अभिषेक के मर्डर के बारे में मालूम है। उसने उस पर अच्छी खासी स्टडी भी की है, इसलिए वो चाहती है कि वो चरणदासपुर के केस पर काम करे, जिसे परमिशन भी मिल जाती है। तो भाई चरणदासपुर में विक्रम अपने पिताजी से उर्मिला काकी के बारे में पूछता है कि हमारे साथ ही एक काकी भी रहा करती थी और उनका एक लड़का था बबलू, जिसके साथ में खेला करता था। अब वो कहाँ पर है आपको मालूम है? लेकिन उन्हें तो कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन विक्रम को मालूम चलता है कि अभिषेक का नाम बबलू है
और बबलू ही वहाँ विक्रम के साथ बचपन में खेला करता था, जिस वजह से अब वो अभिषेक के घर पर पहुंचते हैं। उसके घर पर पहुंचने के बाद उन्हें ज्यादा कुछ तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर उन्हें कुछ खून के दाग मिलते हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि यहीं पर बबलू के सारे बॉडी पार्ट्स काटे गए और उन्हें जोड़कर नदी में फेंका गया था। तो बबलू के सारे बॉडी पार्ट्स को उसके सर में जोड़ दिए गए थे, लेकिन उसका धड़ गायब था। जिसके बाद 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। मालूम चला था कि जब पवन की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक हो चुकी थी, तब विक्रम की माँ उर्मिला काकी के साथ पवन को लेकर बरुना जंगल में गई थी। वहाँ वो एक बाबा से मिली और बाबा के पास एक यंत्र था जिसमें सिक्का डालने के बाद लोगों को वरदान मिलता था, लेकिन इससे पहले उन्हें उस यंत्र में अपने अंगूठे को डालना पड़ता था और अपने अंगूठे की आहुति देनी पड़ती थी। तो यहाँ पर विक्रम की माँ ने भी ऐसा ही किया। वो उसमें एक सिक्का डालती है और अपने अंगूठे को उस यंत्र में डाल देती है। उन्होंने वरदान क्या मांगा ये तो नहीं बताया गया, लेकिन बाहर हम उर्मिला काकी को बहुत ही बुरी हालत में जख्मी देख पाते हैं। तो ये कहानी 20 साल पहले की चल रही थी। अब कहानी कुछ साल आगे आती है और हम देखते हैं सुजय और विजय को। उनके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि उस वक्त सुजय और विजय इतने शक्तिशाली नहीं थे। ये बात सुजय और विजय की अम्मा भी बहुत अच्छे से जानती है। उन्हें मालूम है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो सुजय विजय को वो पावरफुल आदमी मार डालेगा, इसलिए उन्हें कुछ न कुछ करना ही था। इसलिए वो एक औरत के पास गई और उस औरत से अम्मा ने एक सिक्का लेकर आई। ये सिक्का वही है जिसे उस यंत्र में ढाला जाता है। जिसके बाद अम्मा जो है वो उसी बाबा के पास गई और उनसे वरदान लेने पहुंच गई। अम्मा ने सिक्के को उस यंत्र में डाला और वरदान मांगा कि सुजय और विजय की जान बच जाए और जो उनके पीछे पड़े हुए हैं उनकी जान चली जाए। जिसके बाद अम्मा अपनी अंगूठे की आहुति दे देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वरदान मिलने के बाद जब सुजय और विजय के ऊपर अटैक हुआ तो अचानक से यहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खी आ जाती है और ये मधुमक्खी सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को ही मार रही थी। सुजय और विजय को 1% भी हानि नहीं हुई थी। दूसरी तरफ हम उस पावरफुल आदमी को खाना खाते हुए देख पाते हैं और अचानक से उसे अटैक आ जाता है। मतलब कि बाबा का वरदान बिल्कुल सही हुआ था। तो अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर हम रिया थॉमस को देख पाते हैं जो कि चरण दासपुर आ जाती है, क्योंकि अब वो यहाँ अभिषेक के उस मर्डर मिस्ट्री पर काम करने वाली थी। यहाँ पर प्रमोद साहनी जो है वो उन्हें लेने के लिए आता है। दरअसल में प्रमोद साहनी को रिया थॉमस के लोगों की व्यवस्था करने के लिए पहुंचाया गया था। तो होटल तो नहीं मिल रहे थे और बच्चों के स्कूल भी बंद थे, तो उन्होंने स्कूल को ही सीबीआई का ऑफिस बना दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं विक्रम को, जो कि अभिषेक मतलब कि बबलू की पत्नी से मिलने के लिए आता है। पर उसने उन्हें ये नहीं बताया है कि वो एक पुलिस वाला है, बल्कि उसने ये बताया है कि वो इंश्योरेंस वालों की साइड से आया है और पैसों की बात करनी है। साथ ही उसे नॉमिनी के बारे में भी बात करनी है कि बबलू की माँ कहाँ पर रहती है। तब यहाँ पर विक्रम को बबलू की माँ का एड्रेस मिल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुजय और विजय अभी भी प्रॉब्लम में थे। बात कुछ ऐसी है कि अभिषेक के मर्डर का इल्जाम जो है वो लोगों के ऊपर ही आ रहा था, जिस वजह से अम्मा कहती है कि अब वक्त आ गया है कि हम एक और वरदान मांगे। लेकिन वरदान वाली बात उनके बच्चों को झूठी लगती है। लेकिन विजय कहता है कि अम्मा जो बोलेगी वही होगा। अब रिया वहाँ अनन्या के घर पर पहुंच जाती है उससे मिलने के लिए, लेकिन अनन्या तो बहुत ज्यादा बिजी थी और उसकी एक मीटिंग भी थी, जिस वजह से उसे यहाँ से जाना था। लेकिन रिया उससे कहती है कि हम साथ में चलते चलते बात कर लेंगे। दरअसल में यहाँ रिया को शक है कि कहीं ना कहीं अभिषेक का कनेक्शन अनन्या से भी था। रिया बताती है कि कुछ 3 साल पहले आपका असिस्टेंट वेंकट जो है वो अक्सर अभिषेक से मिला करता था। अनन्या साफ साफ कह देती है कि वो एक फोटोग्राफर था और हमारी पार्टी में कुछ फोटोग्राफर्स की जरूरत थी, इसलिए वेंकट ने उसे हायर किया था। जब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से यहाँ पर सुजय और विजय के लोग जो है वो इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन उन्हें ये बात नहीं मालूम है कि अनन्या के साथ रिया भी मौजूद है, जो कि सीबीआई की एक ऑफिसर है। यहाँ पर रिया अकेले ही सुजय विजय के लोगों को बुरी तरह से पीट देती है और जब सुजय विजय के लोग पूरी तरह से जख्मी पड़े हुए थे तब यहाँ पर अनन्या कहती है कि यहाँ से हमें तुरंत ही चलना चाहिए। लेकिन तभी रिया को वही छोटी बच्ची दिखाई देने लगती है जो कि उसे हमेशा दिखाई देती है, जिस वजह से एक आदमी जो है वो रिया के सर पर वार कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। वहाँ अनन्या यहाँ से रिया को छोड़कर जा चुकी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं विक्रम, जो कि बबलू की माँ के घर पर पहुँच जाता है। मालूम चला है कि 20 साल पहले बबलू की माँ के साथ जो कुछ भी हुआ था उससे वो आज तक नहीं उभर पाई है। लेकिन विक्रम यहाँ पर कुछ टेप चलाता है जिससे कि यहाँ पर बबलू की माँ को कुछ चीजें याद आती है
और उन्हें विक्रम की माँ के बारे में भी याद आता है कि वो वरुणा जंगल में गए थे पवन को लेकर, लेकिन वहाँ अचानक से उसके ऊपर हमला हुआ था। यहाँ पर वो वरदान के बारे में भी बताती है कि वरुणा जंगल में ही वरदान मिलता है उस बाबा के द्वारा। दूसरी तरफ सुजय और विजय जब यहाँ पर आते हैं तो उन्हें मालूम चला कि रिया थॉमस एक CBI ऑफिसर है। ये देखकर तो अब वो पूरी तरह से हैरान रह चुके थे, क्योंकि अगर ये खबर बाहर आई तो उनका फंसना तो एकदम तय है। इसलिए वो एक काम करते हैं, वो रिया को अपनी कार की डिक्की में डाल देते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। दरअसल में सुजय और विजय के लोग जो हैं वो वरुणा जंगल जा रहे हैं वरदान लेने के लिए। वो अपने साथ एक आदमी भी लाए थे। वो उसे ढेर सारा पैसा देते हैं और कहते हैं इतने सारे पैसे के बदले में तुम्हें सिर्फ अपना एक अंगूठा देना है। तो शुरुआत में तो बिरजू नहीं मानता है, लेकिन आगे जाकर मान जाता है। जिसके बाद वो लोग वरुणा जंगल पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर सबसे पहले वो लोग बाबा के पास पहुंचे, लेकिन यहाँ पर विजय बिरजू से कहता है कि तुम्हें वरदान मांगना है कि हम दोनों की जिंदगी सलामत रहे, हम दोनों के जो भी दुश्मन है वो मारे जाए और मुझे चुनाव के लिए टिकट मिल जाए। जिसके बाद बिरजू जो है वो बाबा के पास पहुंचा। बाबा के पास एक मशीन थी, तो विजय ने जो सिक्का बिरजू को दिया था, बिरजू सिक्के को उस यंत्र में डाल देता है। फिर बाबा ने उससे वरदान पूछा और फिर बिरजू का अंगूठा जो है वो कट गया। लेकिन यहाँ पर हमें वरदान नहीं बताया गया कि आखिरकार बिरजू ने वरदान क्या मांगा था। लेकिन बाहर हम देखते हैं कि अचानक से लोगों के ऊपर अटैक होने लगते हैं। विजय और सुजय के साथ जो लोग आए हुए थे वो लोग मरने लगते हैं और फिर अचानक से यहाँ पर एक जहरीली गैस उत्पन्न होती है, जिस वजह से सुजय और विजय के शरीर के सारे बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देते हैं। और फिर एक नकाबपोश एक शख्स आता है जो कि दोनों भाई के हाथों को काट देता है और फिर उन्हें जान से भी मार देता है। जिसके बाद वो अनजान इंसान बिरजू के पास आया अपनी तलवार को लेकर, लेकिन बिरजू ने अपना कटा हुआ अंगूठा दिखा दिया, जिस वजह से वो अनजान इंसान जो है वो उसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन ये देखकर बिरजू बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और ये सारी चीजें डिक्की में बंद रिया सारी चीजें सुन रही थी। और फिर तभी हम देखते हैं विक्रम को, जो कि बबलू की माँ की बातें सुनने के बाद वरुणा जंगल आ गया था और उसने यहीं पर घबराए हुए बिरजू को देखा और उसने ये भी देखा कि डिक्की से कोई आवाज आ रही है। वो तुरंत ही रिया को बाहर निकालता है। रिया बताती है कि वो CBI की ऑफिसर है, तो वहीं विक्रम बताता है कि वो भी दिल्ली पुलिस से है। तब यहाँ दोनों ने देखा कि बिरजू बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और फिर बाद में वो लोग सुजय और विजय की लाश के पास पहुंचे, जिनके चारों तरफ एक आग से घेरा बना हुआ था और उन दोनों की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी, जिनके पास उनके खुद के हाथ नहीं थे। और इसी के साथ मंडला मर्डर्स के एपिसोड 1 और 2 यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे के एपिसोड जल्द से जल्द मिल सके। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।